नमस्कार, मैं शिव सागर सक्सेना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। क्लास शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए तो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की। देखिएगा, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। जबकि नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए सबसे ज़्यादा जो जाने जाते हैं वो कोहेलबर्ग जाने जाते हैं। तो कोहेलबर्ग के सिद्धांत की हम इससे अगले लेक्चर में बात करेंगे। चूँकि पियाजे का जो सिद्धांत था नैतिक विकास का, वो कोहेलबर्ग से पहले था और कोहेलबर्ग उस सिद्धांत से सेटिस्फाई नहीं थे, इसीलिए कोहेलबर्ग ने अपना सिद्धांत दिया। लेकिन पहले बात करेंगे जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की। पियाजेस थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। देखिएगा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि नैतिकता होती क्या है, नैतिक या नैतिकता होती क्या है, जिसे हम मोरल या मोरालिटी कहते हैं। देखिएगा, नैतिकता वे नियम होते हैं, वो नियम या नियमों का समूह होते हैं जो सामाजिक परंपराओं के अनुरूप होते हैं, है ना। किसी भी समाज में आप रह रहे हैं, उस समाज की कुछ परंपराएं हैं। अगर आप सारी अपने क्रियाकलाप उस समाज की परंपराओं के अनुरूप करेंगे तो आपके क्रियाकलाप नैतिक कहलाएंगे। अगर आपने कुछ क्रियाकलाप उस समाज की परंपराओं से, उस समाज के, उस सोसाइटी के ट्रेडिशन से के अगेंस्ट किए, उस ट्रेडिशन के विपरीत किए, तो फिर आपके क्रियाकलाप अनैतिक कहलाएंगे, ठीक है ना। तो अगर हम एक लाइन में समेटे तो कह सकते हैं कि नैतिकता क्या होते हैं, वे नियम या क्रियाकलाप जो सामाजिक परंपराओं के अनुरूप होते हैं, अर्थात किसी समाज में जिसका कि आप हिस्सा हैं, उस समाज की परंपराओं के अनुरूप यदि आपके क्रियाकलाप हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो उस समाज की परंपराओं के अनुरूप हैं, उस सोसाइटी के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हैं, तो आपके क्रियाकलापों को नैतिक कहा जाएगा। और यदि आपके क्रियाकलाप उस समाज की परंपराओं के अगेंस्ट हैं, विरोध में हैं, तो आपके क्रियाकलाप अनैतिक कहे जाएंगे। तो दूसरी बात यहाँ लिखी हुई है, नैतिकता वातावरण और समाज की अंत्यक्रिया का परिणाम है कि किसी भी बालक के किसी भी बालक के व्यवहार में नैतिकता का जो विकास होता है वो किस वजह से होता है, जब बालक अपने वातावरण और किसके साथ, अपने समाज के साथ अंत्यक्रिया करता है। जब बालक अपने वातावरण और समाज के साथ अंत्यक्रिया करता है तो बालक ये जान पाता है कि जिस वातावरण का, जिस समाज का वह हिस्सा है, उस समाज के क्या नियम हैं, उस समाज की क्या परंपराएं हैं। और जब वह उस समाज का हिस्सा बन जाता है और हिस्सा बनने के क्रम में वह यह देखता है कि समाज में कौन से क्रियाकलाप स्वीकार्य हैं और कौन से क्रियाकलाप स्वीकार्य नहीं है, तो फिर उसके अंदर नैतिकता का विकास होने लगता है और वह उन सभी क्रियाकलापों को करता है जो एक समाज में स्वीकार्य होते हैं, ठीक है ना। तो दो चीज़ें आपकी समझ में आई कि नैतिकता क्या है, नैतिकता का विकास कैसे होगा, वातावरण और समाज की अंत्यक्रिया का परिणाम होगा। देखिएगा, पियाजे ने क्या किया है, पियाजे ने एक बुक लिखी 1932 में, द मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड। द मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड, ये किताब लिखी 1932 में, और इस किताब के अंतर्गत अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पियाजे ने किया कि पियाजे ने पूरे नैतिक विकास, जो बालक का पूरा नैतिक विकास है, उसको 3 स्तर में डिवाइड किया, 3 स्टेजेस में डिवाइड किया और नैतिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। तो कन्फ्यूज नहीं होना है कि बालक के पूरे नैतिक विकास के स्तर कितने बताई, 3। और अगर अवस्थाओं की बात करें, जैसे संज्ञानात्मक विकास की अवस्था उन्होंने बताई थी, 4 अवस्थाएं बताई थी, संवेदी परक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक, अमूल संक्रियात्मक, इस तरह से उन्होंने अवस्थाएं 4 बताई हैं। लेकिन नैतिक विकास को 3 स्तरों में डिवाइड किया है। तो पहले 3 स्तर की बात करते हैं, फिर नैतिक विकास की 4 अवस्थाओं की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला स्तर, तो यहाँ लिखा हुआ है कि पियाजे ने बालक के संपूर्ण विकास काल में नैतिकता के 3 स्तर बताए हैं। पहले स्तर है नैतिक यथार्थता, इंग्लिश में कहते हैं मोरल रियलिज्म। नैतिक यथार्थता का मतलब है कि बालक जब इस स्तर पे होता है, अर्थात नैतिक यथार्थता पर होता है या मोरल रियलिज्म वाली स्टेज में होता है, तब बालक उन सभी नियमों को बाध्यता स्वरूप मानता है ना, मैंडेटरी वो उनको मानता है, उनको फॉलो करता है, जो उसे सिखाए जाते हैं या जो अपने आसपास के लोगों द्वारा वह देखता है या उसको माँ बाप, भाई बहन या उसके शिक्षक द्वारा उसे बताए जाते हैं। यानी कि समाज के नियमों को मानता तो है, लेकिन बाध्यता स्वरूप उसे ये पता होता है कि नियमों को अगर नहीं माना गया तो क्या होगा, दंड मिलेगा, और अगर माना गया तो पुरस्कार मिलेगा। तो पहली स्टेज जो है, पहला जो लेवल है, नैतिक यथार्थता, मोरल रियलिज्म, बाध्यता स्वरूप, है ना। मैंने क्या बताया आपको, बाध्यता स्वरूप, यानी कि अपनी मर्जी से नहीं, यानी कि यहाँ पे वह बाध्य है,
उन नियमों को मानने के लिए बाध्य है, क्योंकि उसके माँ बाप या बड़े भाई बहन या शिक्षक उसको ऐसा करने की ट्रेनिंग देते हैं। तो पहला स्टेज, पहला लेवल मोरल रियलिज्म, बाध्यता स्वरूप नैतिक नियमों को स्वीकारता है। फिर जब बालक थोड़ा बड़ा होता है, 9-10 साल का हो जाता है, तो वह नैतिक विकास के दूसरे स्तर पर पहुंचा है, जिसका नाम होता है नैतिक समानता। इसे कहते हैं मोरल इक्वलिटी, नैतिक समानता अर्थात मोरल इक्वलिटी। अब बालक समाज के नियमों को तो जानता है, लेकिन वह मध्य बाल्यावस्था में आ गया है। ये अवस्था जो ये स्तर है वो मध्य बाल्यावस्था के करीब होता है, 9-10 साल के आसपास होता है, 9 से 12, 10 से 12 इस अवस्था में होता है। तो यहाँ क्या होता है, बालक क्या करता है कि नैतिक नियमों को मानता तो है, लेकिन वो टिट फॉर टैट वाली कंडीशन पे मानता है कि उसके आसपास के जो उसके सहपाठी हैं, उसके आसपास के जो मित्रगण हैं या उसके कक्षा के जो छात्र हैं, उन छात्रों के साथ उसका एक संबंध बन जाता है। तो वह, अगर मान लीजिए उसका कोई दोस्त है और उस दोस्त के लिए उसे कोई काम करना पड़े जो अनैतिक है, तब भी वो करेगा, क्योंकि उसे उस दोस्त के साथ क्या करना है, अपनी दोस्ती अच्छे से बनाए रखनी है, अपने उस दोस्त को बुरा फील ना हो, इसलिए वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसको बुरा लगे। यानी कि दूसरी स्टेज में क्या होगा, जिसे नैतिक समानता कहते हैं, मोरल इक्वलिटी, यानी कि परस्पर सहमति के आधार पर नियमों को बनाता है कि तुम यह मेरे लिए करो तो वह मैं तुम्हारे लिए करूँगा। अगर उसके किसी मित्र ने, उसके सहपाठी ने उसके लिए कोई काम किया है और वो काम अगर अनैतिक भी है, तो उसके बाद वो भी उसके लिए कोई ऐसा काम करेगा, चाहे वो अनैतिक ही क्यों ना हो। यानी कि किसके आधार पर, परस्पर सहमति के आधार पर नियमों को बनाता है। अब वो नियम नैतिक हो या अनैतिक हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके नियमों का आधार क्या होता है, परस्पर सहमति होता है। जबकि इससे पहले उसके नियम सारे कैसे थे, सामाजिक नियम थे, उन सभी नियमों को बाध्यता स्वरूप वह मान रहा था। यहाँ पे बाध्यता स्वरूप नहीं मानेगा, यहाँ पे परस्पर सहमति के आधार पर मानेगा, अपने मित्र को खुश करने के लिए, या उसके मित्र ने उसके लिए कुछ पहले से कर रखा है तो उसके बदले में कुछ करने के लिए अगर उसे कुछ अनैतिक भी करना पड़ता है तो वह करेगा। ठीक है ना। अगला स्तर है नैतिक सापेक्षिकता। नैतिक सापेक्षिकता इसे कहते हैं मोरल रिलेटिविज्म, इसे कहते हैं मोरल रिलेटिविज्म कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको नैतिक सापेक्षता। अब बालक बड़ा हो गया है, 13-14 साल से बड़ा हो गया है, अब उसे समझ में आ गया है कि ये नियम क्या हैं। यहाँ वो नियमों को समझ नहीं रहा था, केवल वो बाध्यतावश उनको मानना था, यहाँ पे वो एक दूसरे की सहमति से मानना था। लेकिन यहाँ चूँकि बड़ा हो गया है, किशोरावस्था की तरफ वो मूव कर रहा है, और अब उसे समझ में आ गया है कि नैतिक नियम क्या होते हैं, इनको मानना क्यों आवश्यक है। तो अब उसके अंदर से मन में एक न्याय का आदर्श का सिद्धांत लागू होगा कि नहीं, समाज के नियम सही हैं, इनको सही बनाया गया है और हमें इन्हें मानना चाहिए। यहाँ पे वो मानना था पहली स्टेज में मोरल रियलिज्म में बाध्यता स्वरूप मानना था, दूसरी स्टेज में परस्पर सहमति के आधार पर मानना था, और कुछ अनैतिक भी करना था तो वो कर रहा था यहाँ पे। लेकिन नैतिक सापेक्षिकता की अगर बात करें तो यहाँ पे उसके मन में नैतिकता का कॉन्सेप्ट डेवलप है, उसे अच्छे से पता है कि नैतिकता क्या होती है और क्यों आवश्यक है, तो वह अपने मन से उन नियमों को मानता है। लेकिन अगर उसे यह लगता है कि किसी सामाजिक नियम में बदलाव की आवश्यकता है, अगर किसी सामाजिक नियम में बदलाव की आवश्यकता है, तो वो उस नियम को भी चेंज करने की कोशिश करता है और अपने खुद के नियम बनाता है। अर्थात तीसरी अवस्था में समाज के नियमों को वो अपने अंदर से मानता है, मतलब अपनी सहमति के साथ मानता है। और सहमति के साथ मानने के साथ साथ अगर उसे ये लगता है कि समाज के किसी नियम में किसी बदलाव की आवश्यकता है तो बदलाव करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, नॉर्मली जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, किशोरावस्था से ऊपर जब जाते हैं, तो हमें लगता है कि देखिएगा, मृत्यु भोज एक सही नियम नहीं है। मृत्यु भोज अर्थात किसी व्यक्ति की मृत्यु के कुछ दिन बाद एक भोज का आयोजन किया जाता है। ये एक सामाजिक नियम है, लोग इसमें जाते हैं, और किसी के यहाँ दुर्भाग्य से किसी की डेथ हो जाती है तो वो इस मृत्यु भोज का आयोजन करता है। लेकिन आपने देखा होगा कई दफ़ा आप लोग क्या करते हैं, मृत्यु भोज का बहिष्कार करते हैं। वो सामाजिक नियमों को तो मान रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये जो नियम है, पहले से स्थापित नियम है, ये सही नहीं है, अब इसको बदला जाना चाहिए। तो ऐसे लोग जो समाज के नियमों को तो मान रहे हैं, लेकिन कुछ नियम उन्हें लगता है इसमें चेंज की आवश्यकता है, तो वो कौन सी स्तर पर होती है, नैतिक सापेक्षिकता के स्तर पर होते हैं, जिसे कहते हैं मोरल रिलेटिविज्म कहते हैं, बिना किसी बाहरी दबाव के, है ना। पहले क्या था, बाहरी दबाव था पहली अवस्था में, है ना, बाध्यता स्वरूप। दूसरी अवस्था में दबाव नहीं था, लेकिन परस्पर सहमति थी।
कहिए तुम मेरे लिए करो, मैं तुम्हारे लिए करूँगा। और यहाँ पे बिना किसी बाहरी दबाव के क्या, न्याय के आदर्श का अनुसरण, यानी कि न्याय का आदर्श, यानी कि अपने मन से न्याय के आदर्श का अनुसरण करेंगे। आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको मृत्यु भोज वाले एग्जाम्पल में समझाया। अपने खुद के नियम बनाना प्रारंभ, कुछ नियम अपने हिसाब से भी बच्चे बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 स्तर उन्होंने बताई कि पूरे नैतिक विकास के 3 स्तर होते हैं। अब बात करते हैं नैतिक विकास की 4 अवस्थाओं की बात करते हैं। तो देखिएगा, एक बुक लिखी थी इन्होंने जिसका नाम था द मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ये बुक लिखी थी 1932 में, पियाजे ने लिखी थी इस पुस्तक। इसमें इन 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहली अवस्था जिसे कहते हैं प्रतिमाहीनता, इंग्लिश में कहते हैं एनोमी, जन्म से 5 वर्ष तक। दूसरी अवस्था परायत्त सत्ता, इसे कहते हैं हेट्रोनॉमी, 5 से 8 वर्ष तक। तीसरी अवस्था जिसे कहते हैं परायत्त पारस्परिकता, इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी, 9 से 13 वर्ष तक। और चौथी अवस्था स्वायत्त किशोरावस्था, ऑटोनॉमी, एडोलसेंस, 13 से 18 वर्ष तक। अब इन 4 अवस्थाओं की बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली अवस्था इसका नाम है प्रतिमाहीनता, इंग्लिश में कहते हैं एनोमी। प्रतिमाहीनता अर्थात एनोमी कहते हैं। तो देखिएगा, इस अवस्था में 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था में बालक के अंदर कोई भी नैतिकता नहीं होती, वह सामाजिक बंधनों से अलग होता है। उसके व्यवहार का जो आधार है वो केवल सुख दुख होता है। उसे जो अच्छा लगेगा वो वही करेगा, चाहे वो नैतिक हो चाहे अनैतिक हो। अर्थात पहले 5 वर्ष तक बालक के अंदर नैतिकता का कोई विकास नहीं होता। अगर वह गलतियां भी करता है तो परिवार वाले उसे ज़्यादा दंड नहीं देते हैं, इसलिए वो नैतिकता उसके अंदर ज़्यादा विकसित नहीं हो पाती। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहली अवस्था प्रतिमाहीनता, दैट इज कॉल्ड एनोमी, जन्म से 5 वर्ष तक कोई नैतिकता नहीं। और व्यवहार का आधार केवल क्या होता है, सुख दुख होता है। अगर बालक किसी चीज़ पर जिद पर अड़ गया है तो उसे लेके मानेगा, चाहे वो नैतिक हो चाहे वो अनैतिक हो। अगर दूसरे वाले का खिलौना उसे चाहिए और चाहे उसे छीन के लेना पड़े चाहे कैसे भी लेना पड़े, वो उसे लेगा, क्योंकि यहाँ पे उसके मन में कोई भी नैतिकता नहीं है। तो पहली अवस्था आपने देखी प्रतिमाहीनता अर्थात एनोमी, और यहाँ पर बालक के मन में कोई भी नैतिकता विकास नहीं हो पाता। दूसरी अवस्था की बात करेंगे परायत्त सत्ता, इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोनॉमी, ठीक है ना। देखिएगा, नॉर्मली अगर आप पियाजे को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नैतिक विकास में, तो उन्होंने पूरे नैतिक विकास को 2 भागों में बांटा है, हेट्रोनॉमी और ऑटोनॉमस। हेट्रोनॉमी जब बालक का नैतिक विकास दूसरे के अंडर में हो, और ऑटोनॉमस मोरल डेवलपमेंट तब जब बालक का नैतिक विकास अपने आप हो, यानी कि वो नैतिक नियम अपने मन से माने। और हेट्रोनॉमी में जब वो नैतिक नियमों को किसी के दबाव में माने। ये 2 मोटे तौर पर उन्होंने कहा भी है, लेकिन मैंने उसको यहाँ शामिल नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता, और परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से कभी कभार एक ही प्रश्न आता है। छोड़ा इसलिए नहीं कि प्रश्न आ गया तो फिर कम से कम आप कर्तव्य भी लेंगे। तो 3 स्तर देखे, पहली अवस्था प्रतिमाहीनता, दूसरी अवस्था परायत्त सत्ता। देखिएगा, इस शब्द को समझते हैं, परायत्त सत्ता। परायत्त कहते हैं पराई से, परायत्त का मतलब क्या है, पराया, सत्ता का मतलब है सरकार या नियंत्रण, है ना। यानी कि पहली अवस्था में प्रतिमाहीनता में बालक का कोई भी नैतिक विकास नहीं हो रहा था, अब नैतिक विकास होगा, लेकिन क्या, परायत्त सत्ता, पराई सत्ता के अंतर्गत, यानी कि दूसरों के नियंत्रण में। परायत्त यानी कि पराया, सत्ता यानी कि सरकार अर्थात नियंत्रण। अब यहाँ परायत्त सत्ता अवस्था जिसे हेट्रोनॉमी कह रहे हैं, जो 5 से 8 वर्ष तक होती है, इसमें नैतिक विकास जो होगा वो किसी दूसरे के अंडर में होगा, है ना। मतलब बाहरी नियंत्रण में बालक का नैतिक विकास होगा। अब बाहरी नियंत्रण का मतलब क्या है कि बालक 5 साल से बड़ा हो गया, अब बालक ने कोई शैतानी की तो माँ बाप कहते हैं नहीं ऐसा नहीं करते, अब तुम बड़े हो गए हो, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, दूसरों की चीज़ नहीं छीनते, चीज़ों को शेयर करके खाते हैं। देखा है, 5 साल से ऊपर जब बालक हो जाता है तो उसकी नैतिकता का विकास दूसरों के नियंत्रण में होता है। इसे कहते हैं परायत्त सत्ता, या क्या कहा जाता है इसको, हेट्रोनॉमी। माँ बाप, बड़े भाई बहन या टीचर बालकों को बताते हैं कि समाज में रहने के किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो आपने देखा, नैतिकता किसके द्वारा, बाह्य सत्ता द्वारा, यानी कि दूसरे लोगों द्वारा, यानी नैतिकता बाहर से आती है, द्वारा नियंत्रित, किसके द्वारा, माँ बाप के द्वारा, शिक्षक के द्वारा या बड़े भाई बहन के द्वारा। नैतिकता का विकास, नैतिकता काय के द्वारा प्रभावित होती है, पुरस्कार व दंड से। 5 से 8 वर्ष की अवस्था में बालक अगर कोई अच्छा काम करता है तो शाबाशी या कोई इनाम उसे मिलता है, और कुछ गलत करता है तो उसको दंड भी मिलता है। तो यहाँ पे पहली चीज़ नैतिकता की ट्रेनिंग मिल रही है ना। नैतिकता का विकास बाहरी सत्ता द्वारा किया जा रहा है, माँ बाप, शिक्षक या बड़े भाई बहन के द्वारा, और उसका नैतिक व्यवहार या उसकी नैतिक विकास या उसकी नैतिकता प्रभावित हो रही है किससे, पुरस्कार से और दंड से, कि अगर अच्छा किएगा तो शाबाशी पुरस्कार और गलत किया तो दंड मिलेगा। तो इस अवस्था में नैतिकता पुरस्कार और दंड द्वारा संचालित होती है। इसके अलावा इस अवस्था में बालक को उचित आचरण करने का प्रशिक्षण दिया जाता है।
इस अवस्था में बालक को उचित आचरण करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका मतलब है कि समाज में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए यह बालक को बताया जाता है। तो कौन बताएगा? बाहर के लोग बताएंगे ना। तो पहली अवस्था कौन सी हो गई? परायत्त सत्ता, यानी कि पहली अवस्था जिसका नाम था प्रतिमाहीनता, कोई नैतिकता नहीं। दूसरी अवस्था यहाँ पर नैतिकता का विकास दूसरों के नियंत्रण से होगा। तीसरी अवस्था परायत्त पारस्परिकता। परायत्त पारस्परिकता इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोसिटी रेसिप्रोसिटी। हेट्रोसिटी रेसिप्रोसिटी, ध्यान रखिएगा। एज क्या है इसकी? 9 से 13 वर्ष। अब देखिएगा यहाँ भी परायत्त है और यहाँ भी परायत्त है, यानी कि अभी भी किसी और के अधीन है, अभी बिल्कुल फ्री नहीं हुआ। नैतिक विकास बिल्कुल अपने मन से नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली दूसरों का नियंत्रण था। लेकिन यहाँ किसका नियंत्रण है? पारस्परिकता का, है ना। किसका नियंत्रण है? पारस्परिकता का। तो मैंने आपको बताया था नैतिक समानता वाली अवस्था आई थी, मोरल इक्वलिटी। काय के आधार पर? परस्पर सहमति के आधार पर। तुम मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा। यानी कि परायत्त पारस्परिकता में उसकी नैतिकता का विकास किस आधार पर होता है? अपने आसपास के जो सहपाठी हैं, समवयस्क हैं, हम उम्र लोग हैं, वयस्क लोग हैं, उनके व्यवहार के द्वारा कि जैसा तुम मेरे साथ करोगे वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करूँगा। तो इस अवस्था का एक बेसिक फंडामेंटल रूल होता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ठीक है ना, जैसे को तैसा। तो परायत्त पारस्परिकता, परायत्त यानी कि पराया। अब किसके अंडर में? पारस्परिकता। पारस्परिकता का मतलब है आपसी संबंधों के आधार पर नैतिकता का विकास होता है कि अगर किसी साथ वाले ने जैसा किया है वो वैसा ही करेगा। अगर किसी उसके मित्र ने उसके लिए कोई अनैतिक काम भी किया है उसके लिए, उसके फेवर के लिए, तो वो अपने मित्र के फेवर के लिए अनैतिक काम करने से भी पीछे नहीं हटेगा। तो समान आयु वर्ग के वयस्कों के साथ काय पर बल? सहयोग पर बल। सहयोग पर बल का मतलब है कि अगर सहयोग करने के लिए नैतिक अनैतिक भी करना पड़े तो वो करेगा। यानी कि इस अवस्था में जैसे को तैसा वाला फॉर्मूला काम करता है। बालक के स्वयं के नियम होते हैं, अपने खुद के नियम बनाता है, लेकिन इसका आधार क्या है? दूसरे की भावनाएं। अपने नियम तो हैं कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन इसका आधार दूसरे की भावनाएं कि मैं कुछ ऐसा ना करूँ कि कहीं दूसरे को बुरा लगे। बालक कोई गेम खेल रहा है और गेम में अगर वो जीत जाता है तो बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मनाता, कहीं उसके साथी जो कि उससे हार गया उसको बुरा ना लग जाए। तो ध्यान रखिएगा यहाँ स्वयं के नियम होंगे, परंतु इसका आधार क्या होगा? दूसरे की भावनाएं होंगी, जैसे कि मेरे व्यवहार से किसी को दुख ना पहुँचे, ठीक है ना। तो तीसरी अवस्था परायत्त पारस्परिकता, अभी भी किसी और के अंडर में नैतिक विकास हो रहा है, लेकिन वो अब क्या है? पारस्परिकता। पारस्परिकता मतलब एक दूसरे में सहयोग की भावना कि तुम मेरे लिए करो मैं तुम्हारे लिए करूँगा, या बेसिक फंडा क्या है इसका? एक जैसे को तैसा। चौथी अवस्था की बात करें, स्वायत्त किशोरावस्था। स्वायत्त भैया फ्री हो गया। स्वायत्त का मतलब क्या है? फ्री हो गया। तो क्या कहेंगे? ऑटोनॉमी या ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का क्या? अपने खुद के नियम होंगे। इससे पहले क्या था? हेट्रोनॉमी में था, हेट्रोनॉमस था, यानी कि दूसरों के अंडर में था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोनॉमस, लेकिन किस में आ गया? वो किशोरावस्था में आ गया। 13 वर्ष पार कर गया तो क्या हो गया? किशोरावस्था में आ गया। और कैसा हो गया वो? ऑटोनॉमस हो गया। ऑटोनॉमी अर्थात ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसके अपने नियम हो। और क्या? ऑटोनॉमी एडोलसेंस, तो काय में आ गया? किशोरावस्था में आ गया। अब उसके अपने नियम हैं, ठीक है ना, और अपने नियमों के आधार पर वो क्या करेगा? सामाजिक नियमों को मानेगा, और कहीं उसे चेंज करने की आवश्यकता है तो चेंज भी वो करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था नैतिक सापेक्षता में कि बिना किसी बाहरी दबाव के, कैसे कि पूर्ण रूप से सोचने व समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। अपने नियम स्वयं बनाते हैं, सामाजिक नियमों को मानते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उनमें क्या कर सकते हैं? बदलाव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मृत्यु भोज वाला एग्जाम्पल यहाँ दिया था। तो नैतिक सापेक्षता यहाँ बिल्कुल क्लियर हो रही है, नैतिक समानता यहाँ क्लियर हो रही है, और नैतिक यथार्थता आपकी दूसरी अवस्था में परायत्त सत्ता में क्लियर हो रही है कि यथार्थता मतलब बाध्यता स्वरूप। तो यहाँ देखा आपने परायत्त सत्ता में क्या हो रहा था कि दूसरे की सत्ता, यानी कि बाध्यता हो गई नहीं हो गई कि माँ बाप ने कहा ये करना है तो ये करना है, शिक्षक ने कहा था ऐसा करना है तो ऐसा करना है। तो नैतिक यथार्थता की बात करें तो उससे परायत्त सत्ता कनेक्ट हो जाती है। नैतिक समानता की बात करें तो परस्पर सहमति, तो उससे परायत्त पारस्परिकता कनेक्ट हो जाती है। और तीसरे स्तर की बात तीसरा स्तर नैतिक सापेक्षता की बात करें तो इससे कनेक्ट हो जाता है आपका क्या? स्वायत्त किशोरावस्था, जहाँ अपने हिसाब से अपने नियमों को मानता है और कोई दबाव नहीं होता, और सामाजिक नियमों को मानता तो है लेकिन उनमें अगर कुछ चेंजेस की आवश्यकता है तो उन चेंजेस को भी वो कर सकता है। तो आपने देखा पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत ज़्यादा बड़ा नहीं था, इससे कभी कभार एक आध दो प्रश्न आते हैं, कभी कभार आ जाते हैं, तो छोड़ना इसको सही नहीं था। इससे अगला जो केहल वर्ग का होगा उसमें चीज़ें थोड़ी सी और अच्छी रहेंगी, उनकी हम बात करेंगे। तो आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा।
अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इसके नोट्स पाने के लिए चैनल के नंबर पर, जो चैनल का नंबर मैं आपको दे चुका हूँ, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 8218598170। इस पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और जिस चैप्टर के नोट्स चाहिए वो लिख के भेज दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और किसी ग्रुप से जुड़े हैं, किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं तो वहाँ शेयर कर दें, लाइक के बटन दबा दें, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। सभी सब्जेक्ट इतने ही आराम से और इतने ही डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। आपने अगर साइंस की वीडियो देखे हों, ईवीएस के देखे हों, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को बहुत बारीकी समझाया जाएगा, जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। थैंक यू।